साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्तियों पर भी एक हाल ही में अध्ययन जारी किया गया है। इस अध्ययन के संदर्भ में या इंग्लिश में कहें तो स्टडी ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स के बारे में, इसके संदर्भ में हम लोग विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो टॉपिक दिया गया है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण एवं उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय अर्थात सेफगार्ड। तो इसमें जो जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे हैं उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया था। इसके अंतर्गत शोधकर्ताओं द्वारा विश्व के 195 देशों में जनसंख्या प्रवृत्तियों का जो ट्रेंड्स है उसका विश्लेषण किया गया है। इसके लिए शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न परिदृश्यों में भविष्य की जनसंख्या का प्रतिरूप अर्थात मॉडल तैयार करने के लिए द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, इसका 2017 के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जो अध्ययन किया गया है इसके मुख्य निष्कर्ष क्या निकल कर आए हैं, फाइंडिंग क्या निकल कर आई है। तो इसके अनुसार जो पहला तथ्य है वह है विश्व की जनसंख्या जो है वर्ष 2064 में अपने चरम पर पहुँच जाएगी, मतलब अपने मैक्सिमम स्टेज पर पहुँच जाएगी तथा इस समय कुल जनसंख्या जो वर्ल्ड की होगी कितनी होगी 9.73 बिलियन हो जाएगी। तथा पिछले वर्ष की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट में वर्ष 2100 में 11 बिलियन जनसंख्या के साथ चरम स्थिति का अनुमान किया गया था। तो यहाँ पर फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है। तथा यह जो यूनिवर्सिटी है IHME, इसके अध्ययन के अनुसार जनसंख्या की जो चरम स्थिति है वो संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, इसके अनुमानों से 36 वर्ष पूर्व भी होगी अर्थात 2064 में हो जाएगी, जबकि इन्होंने चरम स्थिति की बात अभी 2100 में की है और जो अध्ययन अभी आया है उसमें 2064 में बात कही गई है। इसके अलावा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2064 में चरम पर पहुंचने के बाद वर्ष 2100 में यह कम होकर के कितनी हो जाएगी 8.79 बिलियन हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या। अब जो रिपोर्ट में वैश्विक सकल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की गई उसको भी देख लेते हैं। तो वैश्विक सकल प्रजनन दर अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR है वह वर्ष 2017 में 2.37 से घट करके वर्ष 2100 में यह 1.66 हो जाने का अनुमान है। तथा 183 देशों में यह जो TFR है अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट इसके 2.1 से नीचे जाने का अनुमान इसमें व्यक्त किया गया है। इसके अलावा जापान, थाईलैंड, इटली और स्पेन सहित 23 देशों में ये जो TFR है टोटल फर्टिलिटी रेशियो इसमें 50% से अधिक की कमी दर्ज होने की बात इस अध्ययन में बताई गई है। इसके अलावा एक पूरी पीढ़ी के प्रतिस्थापन के लिए जो प्रतिस्थापन स्तर सकल प्रजनन दर है टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी मानी गई 2.1 मानी जाती है। अब ये जो फाइंडिंग आई है इसमें भारत के संदर्भ में क्या निष्कर्ष बताया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो इसके अनुसार अध्ययन के अनुसार भारत में जनसंख्या जो है वर्ष 2017 में कितनी थी 1.38 बिलियन से बढ़ करके वर्ष 2048 में 1.6 बिलियन में अपनी चरमावस्था में पहुंच जाएगी। वैसे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है चरमावस्था में कब पहुंचेगी 2064 में, जबकि जो भारत की जो जनसंख्या की चरमावस्था कब आएगी 2048 में अर्थात 2064 के पहले ही आ जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2100 तक जनसंख्या में जो है 32% की कमी होगी तथा वर्ष 2100 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1.09 बिलियन हो जाएगी। अपनी चरमावस्था में कितनी होगी 1.6 बिलियन और 2100 सन 2100 में घट कर कितनी हो जाएगी 1.09 बिलियन हो जाएगी, मतलब 32% की कमी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा भारत की जो सकल प्रजनन दर है टोटल फर्टिलिटी रेशियो ये वर्ष 2019 में पहले से ही कितना है
2.1 से कम है। और यह वर्ष 2100 में ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अर्थात सकल प्रजनन दर ये 1.29 तक हो जाएगी। इसके अलावा भारत में कामकाजी उम्र के वयस्कों, तो किसको कामकाजी उम्र के वयस्क माना जाएगा? 20 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष की जो आयु होती है ये कामकाजी उम्र मानी जाती है। तो इनकी जो संख्या है 2017 में कितनी थी? 748 मिलियन थी। इसके वर्ष 2100 तक घट करके लगभग 578 मिलियन हो जाने का अनुमान है। हालांकि यह वर्ष 2100 तक विश्व की सबसे बड़ी कामकाजी आयु वर्ग की आबादी होगी। 2017 के कंपेयर में सन 2100 में तो घटेगी, परंतु उस समय भी क्या होगी? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यदि कामकाजी आयु वर्ग की आबादी जो होगी वो कहाँ पे होगी? भारत में ही होगी। इसके अलावा वर्ष 2020 के मध्य तक भारत द्वारा चीन की कामकाजी जनसंख्या, जो कि चीन में 2017 में 950 मिलियन था तथा वर्ष 2100 में ये 357 मिलियन होगी, इसको पीछे करने की उम्मीद है, मतलब 2020 के मध्य तक। तो इस प्रकार से अभी तक सबसे ज़्यादा कामकाजी जनसंख्या कहाँ पर है? चीन में है। तथा वर्ष 2017 से वर्ष 2100 तक भारत के सर्वाधिक जीडीपी वाले देशों की सूची में जो है भारत वो 7वें स्थान से तीसरे स्थान तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा भारत वर्ष 2100 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सकल आवर्जन ग्रास इमिग्रेशन करने वाला देश होगा। तथा वर्ष 2100 में भारत में बाहर से प्रवास करने, मतलब बाहर से आने वालों की संख्या भारत से बाहर माइग्रेट करने वालों की संख्या की तुलना में लगभग 5 लाख अधिक होगी। मतलब बाहर से ज़्यादा लोग भारत में आएंगे और भारत से कम लोग बाहर जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2017 अथवा सन 2100 में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब जो 10 देशों की कंपेयर करेंगे तो भारत की सबसे कम होगी। और वर्तमान में देखें तो 2017 में कितना 69.1 से बढ़कर या सन 2100 में 79.3 वर्ष होने का अनुमान है। भारत की कंपेयर में अभी की कंपेयर में क्या होगा? ये तो बढ़ेगा, परंतु जब वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश होंगे उनमें इनका क्या होगा? कम रहने का अनुमान बताया गया है। कुछ और फैक्ट भी याद रखिएगा कि वर्ष 2100 में भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। इसके अलावा वर्ष 2040 तक भारत की जो कुल प्रजनन दर है TFR है, इसमें यह गिरावट के साथ स्थिर होने का अनुमान है। कब तक? 2040 तक। और 2048 में हमारी जनसंख्या जो है चरमावस्था में पहुंच जाएगी, अपने चरम पर पहुंच जाएगी। अब जो इस अध्ययन में जो चुनौतियां बताई गई हैं तो उन चुनौतियों को देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के पूर्वानुमान जो है वो घटते कार्यबल, जो कार्य करने वाली आयु वर्ग है अर्थात 20 से 64 वाली, तो घटते कार्यबल के समक्ष आर्थिक वृद्धि की चुनौती को उजागर करते हैं, जो रिपोर्ट के पूर्वानुमान है। इसमें बढ़ती उम्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य तथा सामाजिक सहयोग तंत्रों का भारी बोझ भी इन चुनौतियों में सम्मिलित है। रिपोर्ट में महिला शिक्षा में वृद्धि तथा गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजनन में तीव्रता से कमी तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि होगी। क्योंकि जब प्रजनन में कमी होगी तो क्या होगा? जनसंख्या भी धीरे बढ़ेगी। अब इस अध्ययन में जो आगे की राह बताई गई वो क्या है? तो सभी देशों के लिए घटती हुई कामकाजी जनसंख्या से होने वाले संभावित भयावह प्रभाव के समाधान हेतु उपाय करने चाहिए। कि जो ये कामकाजी जो जनसंख्या है 20 से 64 वाली, जब इनकी संख्या घटेगी तो उससे होने वाले जो ड्रॉबैक्स होंगे उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, उसके उपाय करने चाहिए। जो सुझाए गए उपाय हैं वो क्या है? कि सकल प्रजनन दर अर्थात TFR में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे समृद्ध देश जो हैं ये बढ़ती जनसंख्या वाले देशों के कामकाजी युवाओं के प्रवासन माइग्रेशन से इन परिवर्तनों से होने वाले प्रभावों का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब इंग्लैंड और अमेरिका में जो कामकाजी जनसंख्या में कमी आएगी वो इसके पूरा करने के लिए क्या करेंगे? जो बढ़ती जनसंख्या जैसे भारत है तो यहाँ से जो कामकाजी युवा हैं माइग्रेट होकर के अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे
वो उनके जो कामकाजी जनसंख्या की जो संख्या घट रही है उसको ये लोग पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार से इंग्लैंड और अमेरिका इन प्रभावों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के साथ अधिक आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे महिलाएं सामाजिक व्यवस्था में अपनी शर्तों पर प्रजनन कर सकती हैं तथा बेहतर परवरिश की मांग कर सकती हैं। कुछ अन्य तथ्यों को भी देखें, जैसे कि हमने बार बार TFR टोटल फर्टिलिटी रेशियो या कुल प्रजनन दर की या सकल प्रजनन दर की बात की। तो यह होता क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो कुल प्रजनन दर जो होता है वो बच्चों की वह संख्या है जो औसतन किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल कब से कब तक माना जाता है, सामान्यतः यह 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष के बीच माना जाता है। तो इस प्रजनन काल में पैदा होते हैं, तो एक स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में जितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो वो आपके TFR के अंतर्गत आते हैं। और यह मापा कैसे जाता है, तो यह प्रति 1000 स्त्रियों को एक इकाई के रूप में मापा जाता है। अब उन 1000 स्त्रियों पर जितने बच्चे पैदा होते हैं उनका रेशियो निकाल करके ये TFR की गणना की जाती है और इसमें जीवित जन्मे बच्चों की संख्या ही मानी जाती है। ठीक है, जैसे वर्तमान में कितना है, 2.1 है भारत के संदर्भ में। तो मतलब क्या हो गया कि एक महिला जो है वो अपने संपूर्ण प्रजनन काल में मतलब 2 बच्चों से अधिक बच्चों को जन्म देती है। अब यहीं पर थोड़ा सा माल्थस का जनसंख्या जो सिद्धांत है उसको भी देख लेते हैं, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन जो है या इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस द्वारा अपने लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया गया है। इसमें जनसंख्या वृद्धि तथा इसके प्रभावों की व्याख्या की गई है। माल्थस का सिद्धांत जो है वो जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो गुणोत्तर श्रेणी अर्थात दोगुनी गति से, जैसे 1 है, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, तो ये गुणोत्तर श्रेणी अर्थात दुगनी गति से बढ़ती है। जबकि संसाधनों में जो यह वृद्धि है वो समानांतर श्रेणी अर्थात सामान्य गति से, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की सामान्य गति से ही यह बढ़ती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि जीवन निर्वहन के संसाधनों में अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। तो याद रखिएगा, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी होती है, तो 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तथा थोड़ी सी चर्चा हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में करें तो याद रखिएगा जो जनसंख्या नीति भारत में आती है कब आती है, सन 2000 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो है ये गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतिरिक्त मांगों अर्थात अनक्वेंचेबल डिमांड जो है इसको पूरा करने के अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति का जो उद्देश्य है वो कुल प्रजनकता अर्थात जो ब्रीडर है तो ब्रीडर को प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2 बच्चे प्रति जोड़े तक लाना है। मतलब प्रत्येक कपल पे 2 बच्चे ही हो सकते हैं, जो कि ये जो 2 बच्चे का जो लक्ष्य है ये इस नीति का मध्य स्तरीय लक्ष्य है और वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ी चर्चा हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है यह मई 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग के अंतर्गत द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई, लेकिन बाद में इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब इसके अंतर्गत अब यह कार्य करने लगा है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। तो मेगा फूड पार्क के बारे में जो चर्चा करेंगे यह आपके मुख्य परीक्षा के जो जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 3 है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है कृषि और उसे कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। तो यह जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आपका मेगा फूड पार्क आ जाएगा, कृषि उत्पाद के भंडारण, परिवहन तथा विपणन के अंतर्गत।
तो सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का आरंभ किया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ पर भी किया गया है, तो मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क है। पूछ सकता है जोरम मेगा फूड पार्क जो अभी हाल ही में चर्चा में था, या अभी हाल ही में आरंभ किया गया है, कहाँ पर आरंभ किया गया, तो मिजोरम में। यह मेगा फूड पार्क जो है 5,000 लोगों को रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को ये लाभान्वित करेगा। और यह मिजोरम राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है और आपके पूर्वोत्तर राज्य का दूसरा है। अब थोड़ा सा मेगा फूड पार्क योजना के बारे में बात करते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में संपूर्ण देश में मेगा फूड पार्क योजना का आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा दो चीज़ें यहाँ पर कि मेगा फूड पार्क योजना जो है यह किस मंत्रालय के तहत आती है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत। और इसको कब से प्रारंभ किया गया, तो सन 2008 से प्रारंभ किया गया था। मेगा फूड पार्क स्कीम का जो उद्देश्य है वो किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, प्रोसेसर्स तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र अर्थात सिस्टम उपलब्ध कराना है। और इन मेगा फूड पार्कों के अंतर्गत मुख्यतः कृषि उत्पाद कीमतों में वृद्धि करने, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने, किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। और भारत सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करने का कब तक है, 2022 तक। अब इस योजना का वित्त पोषण कैसे होता है, तो ये जो आपकी मेगा फूड पार्क योजना है इसकी कुल परियोजना लागत में केवल 50% योगदान के साथ न्यूनतम 50 एकड़ भूमि में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का अधिकतम अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा यह योजना स्थापित करने के लिए, मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए न्यूनतम 50 एकड़ की भूमि होनी चाहिए एक ही जगह पर, और जो भी इसका टोटल कास्ट आएगा उसका 50% जो है वो केंद्र सरकार देती है। और मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, 50 करोड़ रुपए तक अधिकतम अनुदान हो सकता है। अब इसके परिचालन की बात करें तो मेगा फूड पार्क स्कीम जो है यह क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत पार्कों में सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ उपलब्ध औद्योगिक भूखंडों में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सुपरिभाषित अर्थात वेल डिफाइंड कृषि बागवानी जोन में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन की परिकल्पना की गई है। अब इसे कार्यान्वयन की बात करें तो मेगा फूड पार्क परियोजना का कार्यान्वयन एक विशेष परियोजना उपाय जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV द्वारा किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पंजीकृत कॉर्पोरेट निकाय होते हैं। तथा इसके अलावा राज्य सरकार की संस्थाओं एवं सहकारिता परिषदों को मेगा फूड पार्क परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अलग से SPV, ठीक है, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा इस योजना के दिशा निर्देशों की शर्तों को पूरा करने के लिए ये जो SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं इनको निधियां भी जारी की जाती हैं अर्थात फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। कुछ चीज़ें और फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में। और यह जो मेगा फूड पार्क योजना किस मंत्रालय के तहत आती है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत। और वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 मेगा फूड पार्क हैं, एक असम में और दूसरा मिजोरम में शुरू किए गए हैं। मिजोरम वाले के भी हम लोग ने चर्चा की है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माइन प्लाऊ के बारे में। तो माइन प्लाऊ क्या है, तो हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML जो कि एक PSU है, इसके साथ 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन माइन प्लाऊ को भारतीय बख्तरबंद कोर के T90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइंस बिछा दे तो उन्हें टैंक के ऊपर रहकर ही खोद करके उन माइंस को बाहर निकाला जा सके। ये जो माइन प्लाऊ है ये एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि की खुदाई की जाती है और इसकी मदद से विस्फोटक या माइंस को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है।
और इससे टैंक के जो बेड़े हैं इनकी गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी, मतलब आगे कोई अवरोध नहीं आ पाएगा। तथा रक्षा मंत्रालय के अनुसार अनुबंध के तहत माइन प्लाऊ जो है इसका 50% जो हिस्सा है या सामग्री, तो 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीदे एवं निर्मित किए जाएंगे ये माइन प्लाऊ, तथा सभी माइन प्लाऊ जो है वर्ष 2027 तक भारत को मिल जाएंगे। अब जिस संस्था के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया, जिस संस्था के द्वारा बनाया जाएगा, अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEEML, इसके बारे में बात कर लें तो यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका मुख्यालय कहाँ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और यह विभिन्न प्रकार के भारी उपकरणों का निर्माण करता है, जैसे परिवहन एवं खनन में उपयोग की जाने वाली भारी मशीनरी आदि। और ये जो माइन प्लाऊ है जिसकी हम लोग बात करते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये आपका T90 टैंक है, ठीक है। इसके ऊपर आपका ये T90 टैंक है, इसके ऊपर ये आपका माइन प्लाऊ लगाया गया है जो कि माइन को उखाड़ देता है, निकाल देता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फॉरेस्ट्री। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्टता या वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है, तो कन्नन C.S. वारियर को। किसको? कन्नन C.S. वारियर को दिया गया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग IFGTB के वैज्ञानिक हैं। और यह पुरस्कार जो है वह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंग्लिश में कहें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह जो ICFRE है अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है तथा ICFRE को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि क्षरण से संबंधित मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र अर्थात एक्सीलेंसी या एक्सीलेंस सेंटर के रूप में घोषित किया गया था। और यह जो संस्था है ICFRE, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय अर्थात ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो देश में पहली बार उपयुक्त लवणीय मृदा के लिए कैशुअरीना के 3 लवण सहिष्णु तथा सॉल्ट टॉलरेंट उत्पादक क्लोन जारी करने के लिए कन्नन C.S. वारियर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तथा भारत में 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो लवण प्रभावित है। और यह दुनिया में कैशुअरीना का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी है अर्थात भारत, जो इन क्लोनों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। और कन्नन C.S. वारियर ने केरल के अलपुझा जिले में लुप्त प्राय सेक्रेड ग्रोव्स के संरक्षण पर भी व्यापक कार्य किया हुआ है। अब ये जो पौधा है कैशुअरीना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैशुअरीना जिसे कटड्डी एवं सवकू के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक पौधे की प्रजाति है जिसकी कैशुअरीना इक्विसिटिफोलिया सहित 17 से अधिक जो है प्रजातियां हैं। और यह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है फ्रैंकिया। इसके साथ सहजीवी संघ अर्थात सिम्बोलिटिक यूनियन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह जो पौधा है यह ईंधन की लकड़ी, कागज़ बनाने की लुगदी और बायोमास आधारित बिजली उत्पादन के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। इसके अलावा इनका उपयोग जो है तटीय क्षेत्रों में आश्रय शेल्टर के लिए और कृषि फसलों एवं केले के बागानों की रक्षा के लिए वायु अवरोध के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये फिगर में देख सकते हैं, कुछ ये इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं कैशुअरीना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बाथिनोमस रक्सासा के बारे में। तो ये बाथिनोमस रक्सासा क्या है, तो हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा हिंद महासागर में एक नई प्रजाति के जीव की खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने इस सुपर जायंट जीव को समुद्री कॉकरोच का नाम दिया है और यह पूर्वी हिंद महासागर
पूर्वी हिंद महासागर, ये यहाँ पे लोकेशन देखेंगे तो इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट के नज़दीक यहाँ पर खोजी गई पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति है। यह जो बाथिनोमस रक्षासा है, इसके 14 पैर होते हैं, परंतु यह जीव इन पैरों का उपयोग भोजन की तलाश में महासागरों के तल पर रेंगने के लिए करते हैं और इनकी लंबाई जो है लगभग 50 सेंटीमीटर अर्थात 1.6 फीट है, जो कि आइसोपोड्स के हिसाब से काफ़ी अधिक है। आमतौर पर जो आइसोपोड्स होते हैं, इनकी अधिकतम लंबाई 33 सेंटीमीटर होती है, 1 फीट से कुछ अधिक ही होती है, तथा जो 50 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंचते हैं उन आइसोपोड्स को क्या कहते हैं, सुपर जायंट कहा जाता है। और यह जो विशाल आइसोपोड्स हैं, ये केकड़ों, झींगा मछलियों और श्रिम्प, जिनमें 10 पैरों वाले जंतुओं की ये वर्ग होते हैं, तो इनसे संबंधित हैं तथा प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के ठंडे जल में ये गहराई पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पर, ठंडे जल में गहराई पर पाए जाते हैं। इसको यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आइसोपॉड प्रजाति का एकमात्र सदस्य जो आकार में बाथिनोमस रक्षासा से बड़ा होता है, वह कौन सा है, वह है बाथिनोमस गिगेंटियस। कौन सा है, बाथिनोमस गिगेंटियस जो है, यह आपका बाथिनोमस रक्षासा से भी बड़ा होता है। और ये जो बाथिनोमस गिगेंटियस है, यह पाया कहाँ जाता है, तो पश्चिमी अटलांटिक महासागर के गहरे जल में पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं टूनज मीडिया अवार्ड या लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार के बारे में। तो एनिमेशन मास्टर समिट 2020 जो है, डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार जो है, ये मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नव चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें अर्थात अर्नव चौधरी को भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। जो अर्नव चौधरी हैं, इनका निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था और वह भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे और उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली एकमात्र भारतीय एनिमेशन फिल्म थी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के संदर्भ में। तो यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। किसको किसको, तो पहले हैं गिनियन डॉक्टर, मतलब गिनिया के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोरिशाना कायट, और ग्रीस की एक महिला हैं जिनका नाम है मरियाना वर्दीनाइनिस। इनको 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के तौर पर चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। और यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। इनमें से ये जो आपके गिनिया के डॉक्टर मोरिशाना कायट हैं, इन्होंने गिनिया में महिलाओं के संदर्भ में काफ़ी कुछ कार्य किया है, ठीक है, उनसे संबंधित जो बुराइयां हैं या जो बीमारियां हैं उनके संदर्भ में कार्य किया। और जो ग्रीस की मरियाना वर्दीनाइनिस है, ये जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके संदर्भ में इन्होंने कार्य किया है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है, यह जो कि हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, हर साल नहीं दिया जाता है बल्कि हर 5 साल में दिया जाता है, तो इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यह उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जबकि नेल्सन मंडेला के जीवन और सामंजस्य अर्थात हार्मोनी राजनीतिक बदलाव और सामाजिक बदलाव का सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र जो है हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।